जब बॉम्बे आया ना मुकेश भाई, मुझे हर किसी को एक रियलिटी चेक मिलता है। जहाँ जहाँ जिन दरवाजों को शुरुआत में मैंने खटखटाया, दिस वाज द लास्ट। तो बम्बई एक्टर बनने जा रहे हो या बाउंसर? और जब मैं यहाँ आया तो हर कोई ये बोलने लगा कि एक्टिंग तो क्या था सबसे ब्रूटल क्या था? ब्रूटल यही था कि भाई तुम दिखते नहीं हो हीरो जैसे, ये भी बोला गया। अब तो मैंने कई प्रोजेक्ट सर बजट की वजह से मना किए हैं कि मुझे पता है अगर आप इससे ज्यादा मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं फ्री में काम किया मैंने कई बार, एक दो बार, मैं वो टाइप का आदमी हूं। अब नहीं, अब मुझे पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि आप अनफॉर्चुनेटली आज भी पिछला बजट क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर और हमारे साथ हैं गौरव। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच मुकेश, थैंक यू सो मच टेली चक्कर। सबसे पहला और सीधा सवाल, क्या कर रहे हो फिलहाल? फिलहाल मैं अपने दो बड़े प्रोजेक्ट जो रिलीज हुए हैं इस साल की शुरुआत में, बैक टू बैक, द सीक्रेट ऑफ द शीलेदार्स और ज़्यादा मत उड़। उसकी ज़्यादा मत उड़ की शूटिंग खत्म हुई, शीलेदार का प्यार अभी तक मिल रहा है। तो एक तरफ शूटिंग चल रही थी, एक तरफ शो रिलीज हुआ था। तो मतलब एज एन एक्टर इट वॉज अ वेरी गुड स्पेस टू बी ऑनेस्ट, कि आप एक तरफ एक शो शूट कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका एक इतना बड़ा शो बाहर आया है। तो बहुत इवेंटफुल थे ये 4-5-6 महीने पिछले। तो फिलहाल मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ लाइफ में डाइजेस्ट करना सारी चीज़ों को, पॉज होना, सारी चीज़ों को जज्ब करना और फिर दोबारा आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ऐसा। तो फिलहाल मैं डाइजेशन वाले अपने प्रोसेस में हूँ, फेज में हूँ। तो आई एम जस्ट कैचिंग अप विद फैमिली, लिविंग लाइफ, चिलिंग। ये मैं सवाल सारे एक्टर्स से पूछता हूँ, इसलिए आपको भी पूछ रहा हूँ कि एक एक्टर अगर काम कर रहा होता है स्पेशली ऑन टीवी, तो वो काम कर रहा होता है, नहीं तो वो काम की तलाश में होता है। करेक्ट। तो व्हाट फेज आर यू इन राइट नाउ? रिलीज हो गए हैं दोनों प्रोजेक्ट्स, एक तो अभी भी चल रहा है ऑनगोइंग, उसका एपिसोड्स बाहर आ रहे हैं। तो शूटिंग स्केड्यूल इतना टाइट होता है, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि काम कर रहे हैं तो काम कर ही रहे होते हैं 12-14 घंटे, 16 घंटे, और फिर कुछ और नहीं दिखता दुनिया में। काम आपका जो है सारी टेंशन ले लेता है। बट एज एन एक्टर मेरा ये मानना है मुकेश भाई कि बहुत ही खुशकिस्मत अगर कोई एक्टर है तो वो पूरे साल काम कर रहा है। मैं अपने आप को उनमें से मानना चाहता हूँ कि मतलब मुझे मौका दिया जाए तो मैं जेन्युइनली 365 दिन में से 365 दिन काम करना चूज करूँ। मुझे इतना पसंद है शूट करना, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कोई भी मीडियम हो। लेकिन जो प्रोसेस रहा है एज एन एक्टर कि जब आप शूट नहीं कर रहे हो एक्टिवली, उस टाइम पे जो सारी चीज़ें होती हैं, चाहे आपका आवाज़ का रियाज हो, एक्टिंग का रियाज हो, मेरा ये मानना है कि जब एक्टर काम नहीं कर रहा होता, वो चीज़, वो फेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आपको पता नहीं है कब काम आ जाएगा, और सो यू हैव टू बी इन योर बेस्ट शेप, हेड स्पेस एंड बी रेडी फॉर एनीथिंग दैट कम्स योर वे। तो मेरा ये मानना है कि मैं वो एक मेरा डिसिप्लिन रूटीन चलता है जब मैं शूट नहीं कर रहा होता। मतलब इट्स नॉट लाइक अ नॉन वर्किंग फेज फॉर मी। लोगों के लिए एक्टिवली वर्क करना सिर्फ शूट करना होता है, बट आई एम, चाहे वो किताबें पढ़ना हो या कुछ नई चीज़ सीखना हो, तो आई कीप माई सेल्फ बिजी एंड आई एम वर्किंग इवन व्हेन आई एम नॉट वर्किंग। तो वो टाइप ऑफ वर्क सिर्फ बदल जाता है, बट आई एम हैप्पीली वर्किंग ऑन माई सेल्फ वाला फेज शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये जो रूटीन वाली बात आपने कही, तो कैसे बेड पे कॉफी आ जाती है? बिल्कुल। और एक प्यारा सा किस देकर सुबह की शुरुआत होती है, कैसा होता है? नहीं, ये लग्जरीज मैं कम से कम रखने की कोशिश करता हूँ। और वो बेस्ट तरीका होता है ग्राउंडेड रहने का। तो व्हेन आई से रूटीन, मतलब यार आपके नॉर्मल फिटनेस रूटीन से लेकर खाने पीने की रूटीन से लेकर उसके अलावा भी मुझे लगता है स्टेट ऑफ माइंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक एक्टर के लिए, है ना। तो जब आप काम नहीं कर रहे होते हो अगर, तब आप कॉन्स्टेंटली इसी जद्दोजहद में हो कि काम कब आएगा, सो यू मिस आउट ऑन मेनी अदर थिंग्स। और एज एन एक्टर मुझे लगता है बाकी एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करना इतना ज़रूरी है, चाहे वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे वो अपने स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना हो, दोस्तों से मिलना हो। और उसका मतलब सिर्फ पार्टी करना नहीं है। मतलब एज एन एक्टर मैं उन सारे इमोशंस को बहुत, मतलब 100% तरीके से जीता हूँ। बिकॉज एज एन एक्टर मैं करता क्या हूँ कैमरा पे, मैं इमोशन जी तो इमोट करता हूँ अलग अलग किरदारों के थ्रू। करेक्ट। तो जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, शूट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जी रहा हूँ 100%। अगर मैं आपसे अभी बात भी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ये बातचीत, ये आई एम, मतलब मेरी कोशिश रहती है आई एम 100% ओवर हियर। हाँ, मतलब यू आर रिचार्जिंग योरसेल्फ, ही इज रिचार्जिंग हिमसेल्फ। वो अक्वायर कर रहे हैं सारा कुछ, और फिर वो स्क्रीन पर निकलेगा अगले प्रोजेक्ट में। करेक्ट। अगर गलती से वो जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो तो ही नोज नाउ। तो रेफरेंस है मेरे पास।
रेफरेंस कैसे होता है आपका? अहिल्या बाई ले लो या अभी का एक शो ले लो, प्रिपरेशन कैसे करते हो? सी टीवी पे बहुत कम टाइम मिलता है, यू हैव डिड फिल्म्स आल्सो, ओटीटी पर भी हो आप, वहाँ की स्पेस अलग ही है, वहाँ आपके किरदार को पॉलिश करने के लिए दे गिव यू टाइम। करेक्ट। टीवी पे कैसे? अहिल्या बाई के लिए आपने क्या किया? सिर्फ स्क्रिप्ट तो नहीं होगा। मैं बताऊं आपको एक बात, कोई भी एक्टर ना जब अपनी तालीम ले रहा होता है एक्टिंग की, जो मतलब लोग इसको उतना तवज्जो देते नहीं है। एक्टर लोगों को लगता है कि सिर्फ अच्छे दिखते हो, अच्छी पर्सनालिटी हो तो आप एक्टर बन सकते हो, लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर तालीम की बात करूं, जब आप क्राफ्ट पे काम कर रहे होते हो, आपका जवाब दूंगा मैं टीवी पे आने वाला, तो क्या होता है कि अब मैं बात करता हूँ कि एक क्रिकेटर आईपीएल खेल रहा है, ठीक है, अब वो पहली बार खेल रहा है और बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी तैयारी सालों से चल रही होती है। करेक्ट। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, स्पेसिफिक कैरेक्टर पे काम करने का टाइम कम ज्यादा मिलता है, नो डाउट, आई एग्री, टीवी और ओटीटी पर, लेकिन एज एन एक्टर जो आप एज अ बॉडी, यू आर अ मीडियम, यू आर अ वेसल, आपके अपने टेक्निक्स, मेथड्स या जो भी हैं, यू आर प्रिपेयर्ड। तो जब कोई किरदार आता है तो आपको सिर्फ उस किरदार में जितनी जल्दी ढालना होता है अपने आप को, लेकिन बेसिक आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपकी बॉडी, आपकी वॉइस, आपका मतलब मॉड्यूलेशन हो गया या आपकी इमेजिनेशन हो गई, अब इन सब चीज़ों पे तो आप बचपन से काम करते आया हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो एज एन एक्टर तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है सिर्फ कैरेक्टर के स्पेस को समझना और उसमें अपने आप को ढाल लेना। फिल्म्स और वेब में क्या होता है कि वहाँ आपको ना पूरा ग्राफ समझना पड़ता है, बिकॉज स्टार्ट और एंड दोनों आपके सामने होते हैं। हाँ। टीवी का स्टार्ट आपको पता होता है, कैरेक्टर स्केच आपको पता होता है, पर वो कहाँ जाएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, ये आपको नहीं पता। किसी को नहीं पता। तो आप सिर्फ एक डोर पकड़ लेते हैं और फिर उस पे यू कीप ग्रोइंग ऑन इट। एक बार आपने कैरेक्टर समझ लिया, पकड़ लिया, देन यू कीप ग्रोइंग विद द कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर कीप्स ग्रोइंग ऑन यू। वेब की अगर मैं बात करूं तो वो आपको पता है कि 4 एपिसोड है या 6 हैं या 8 हैं या 20 हैं, और ये पहला एपिसोड होने वाला है और इस कैरेक्टर की जर्नी ये होने वाली है और यहाँ कल्मिनेट होगी। तो आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से होती है। करेक्ट। अहिल्या बाई की अगर मैं बात करूं तो वो कैरेक्टर हिस्टोरिकल कैरेक्टर था। वहां पे मेरे पास ऑलरेडी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी अबाउट द कैरेक्टर। हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स में यू कैन नॉट इंक्लूड योर ओन इमेजिनेशन बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कैरेक्टर। अगर मैं कोई स्पेसिफिक हिस्टोरिकल फिगर का किरदार निभा रहा हूं तो मुझे उनके दायरे में रहकर ही अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, उसमें मैं अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकता हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, उसको मैं शायद राइटर ने कुछ और सोच के लिखा हो और मैं कुछ और बिल्कुल फ्रेश टेबल पे ले आऊं, वहां वो स्कोप आपके पास है। और मुझे ऐसा लगता है मुकेश भाई, ऑनेस्टली कोई भी कैरेक्टर है ना, अनलेस कि आप उनके किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे हो जिससे बोलने का स्पेसिफिक तरीका है या चलने का, जैसे फॉर एग्जांपल कपिल देव का किरदार निभाया रणवीर सिंह, तो आपको लुक, स्पीच, उस पर स्पेसिफिक काम करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो एवरी कैरेक्टर इज व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सर्टेन इमोशंस, और हर कैरेक्टर में कुछ इमोशंस स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए वो एक कैरेक्टर। विलन का कैरेक्टर अगर होगा, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट बात करूं तो आपसे, तो है वो भी इंसान ही, लेकिन वो अपने कुछ स्पेसिफिक इमोशंस को ज्यादा बड़ा बनाता है, इसीलिए वो वैसे जाना जाता है। तो अल्टीमेटली घूम फिर के अगर बात की जाए तो जो मैं आपको बोला, इमोशंस पकड़ना ही है बेसिकली एक एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट, बस प्रिपरेशन के लिए इमोशन पकड़ना। तो अहिल्या बाई में भी यही हुआ। मुझे बताया क्या था कि यार दिस कैरेक्टर इज फुल ऑफ एंग्स्ट, इसमें एक खुंदक है अपने पिता के प्रति या यू नो लाइफ में जो उसके साथ टर्न ऑफ इवेंट्स हुए, वो ग्रे कैरेक्टर है। हम सब ग्रे होते हैं लाइफ में, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। तो वो बस समझना कि, और उसको ट्रूथफुल बनाना कि अगर ये डाइजेस्टिव भी लगे। हाँ, मतलब उस वहाँ पे आपकी लेयरिंग आती है, वहाँ पे आपके नुआंसेस आते हैं एज एन एक्टर। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अहिल्या वाला जब किरदार आया था तो वो 7 साल हो गए थे मुझे बॉम्बे में आए हुए, और इत्तेफाक की बात है स्टोरी वाइज भी खंडेराव का कैरेक्टर 7 साल के अपने सो कॉल्ड गुरुकुल के वनवास के बाद वापस लौट रहा होता है। ओके। तो मेरे लिए ना वो बहुत ही, मतलब इट फेल्ट लाइक अरे यार यूनिवर्स इज कम्युनिकेटिंग समथिंग। और मतलब तो जो खंडेराव के इमोशंस थे ना, गौरव के उस दौरान बहुत सिमिलर इमोशंस थे। तो मुझे जेन्युइनली एक आउटलेट मिला अपने उन सारे नॉट सो प्लेजेंट इमोशंस को चैनलाइज करके कैरेक्टर में डाल के उनसे निजात पाने का। ये मेरे लिए इसीलिए बहुत रिलीविंग था वो कैरेक्टर, और मैं इसीलिए शायद उस कैरेक्टर के वो जो
वो वाले नुआंसेस थे उनको समझ पाया, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ था वो कैरेक्टर ऐसा कि वो उससे वो नहीं मिल रहा था, वो जो उसके दिमाग में वो डिजर्व करता है उससे वो नहीं मिल रहा था। वो फील करना कैसा होता है वो मैं फील कर रहा था, बिकॉज मैं 7 साल से बॉम्बे में था, मुझे लग रहा था कि मुझे वो सब नहीं मिल रहा जो मैं डिजर्व करता हूँ, तो मैं उस इमोशन से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा। अगर कोई इंसान है इसको लाइफ में सब कुछ प्लेटर पे मिला है, उसे पता ही नहीं होगा कि वो एग्रेशन क्या होता है, वो एंग्स्ट क्या होती है, वो भूख क्या होती है। तो मैं तो जी रहा था उसके दर से। मेरे माँ बाप ने वो कैरेक्टर देखने के बाद बोला कि अरे तुम तो खुद को ही निभा रहे हो बस खंडे राव के नाम पे। बहुत सिमिलैरिटीज थी इमोशन। पर वो 7 साल में ऐसा तो नहीं हुआ रहेगा ना कि कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ तो आ रहा होगा। काम आ रहा था। इनफैक्ट मैं थिएटर कर रहा था बहुत था। मैं जब बॉम्बे आया ना मुकेश भाई, तो मुझे हर किसी को एक रियलिटी चेक मिलता है, और मैं आया था पढ़ लिख कर, एक्टिंग क्राफ्ट पढ़ के आया। गॉड। अब आपका रिएक्शन ही बता रहा है कि अरे वो तो आखिरी चीज यहाँ ढूंढ रहे थे। हाँ। बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, पर जहां जहां जिन दरवाजों को शुरुआत में मैंने खटखटाया, this was the last thing that they were seeking, and this was the first thing that I had to offer। तो मेरे लिए ना बड़े दो वर्ल्ड्स क्लैश हुए। और मेरे फादर साहब मेरे एक्टिंग गुरु हैं, वो रियल लाइफ में भी एक्टिंग टीचर है, तो उन्होंने बचपन से मुझे तालीम दी थी। और मुझे याद है बॉम्बे आने से पहले, कॉलेज से निकलने के मुझे 1 साल हो गया था, मैं 1-1.5 साल दिल्ली में थिएटर कर रहा था, और साथ साथ में जिम विम कर रहा हूँ ना, वही सब जो लुक वगैरह भी मेंटेन हो रहा है। करेक्ट। तो मुझे याद है एक दिन, और पापा मेरे पढ़ाई लिखाई को बहुत सीरियस लेते थे, कि नाटक पढ़ रहे हो, देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो, समझ रहे हो, ये बुक पढ़नी थी, ये मैंने एक्सरसाइजेस दी थी, ये मोनोलॉग दिए थे मैंने तैयार करने के लिए, ये सब उनका सिलेबस ये था बॉम्बे आने का। मेरे सिलेबस में एक चैप्टर और था जो मैं अपने जिम विम और तो अचानक वो क्या है, वो वाला पार्ट जरा ज्यादा बढ़ गया, पापा वाला पार्ट थोड़ा कम हो गया। तो मुझे एक दिन बैठा करके बोले कि बम्बई मैं देखता हूँ तुम्हें, तुम सुबह शाम जिम कर रहे हो, अंडे पेल रहे हो, चिकन खा रहे हो, ये सब, तो बम्बई एक्टर बनने जा रहे हो या बाउंसर? तो ये बात उन्होंने जब मुझे बोली तो बड़ा हिट किया कि भाई बोले इस सब में कुछ नहीं लगा। वो आते हैं उस ओल्ड स्कूल अपब्रिंगिंग से जहां वो क्राफ्ट मैटर करता है, जहां वो आए हैं उन लोगों के बीच काम करके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे, पीयूष मिश्रा जैसे, विजय राज जैसे, तो वो उस स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ लर्निंग से आ रहे हैं। तो उन्हें पता है कि असली वैल्यू वहां पे किस चीज से होनी इवेंचुअली, जो कि हुई। पर मैं तो, और जब मैं यहाँ आया तो हर कोई ये बोलने लगा कि एक्टिंग तो आप बहुत अच्छी कर रहे हो, एक्टर तो आप बहुत बढ़िया हो, पर हमें ना एकदम मतलब दूल्हा लेवल रेडी एक्टर चाहिए सर से पांव तक, नहीं मतलब बाल, कपड़े, जूते, लत्ते, ये वो। मैंने कहा वो सब तो आप दोगे। वो सब तो आप दोगे। चक दे इंडिया वाला वो जो डायलॉग है कि मैं तो हॉकी सीख के आई हूँ, मुझे पंजाबी याद है वो जो एक डायलॉग था, तो मैं तो एक्टिंग सीख के आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे अपना वार्डरोब और मतलब मैं ऑलरेडी आपको रेडीमेड स्टार ही चाहिए, मुझे नहीं पता था। तो ये सारी चीजें हुई स्टार्टिंग में, वहां थोड़े धक्के लगे शुरुआत में, बात घूम फिर के आ रहे थे, तो मैंने थिएटर करना जारी रखा। मुझे लगा यार ये तो पागलपन है, ये मैं अगर मैं अपने आप को इस लेंस से जज करने लगूंगा तो मैं तो खत्म। तो मैंने अपनी वो राह पकड़े रही जो मुझे रात की नींद सुकून वाली देती थी, वो था थिएटर। ईला अरुण जैसे लोग, के रायना सर, पीयूष मिश्रा, इन लोगों के साथ मैंने थिएटर किया, अपनी क्राफ्ट को धीरे धीरे करके और चमकाया। तप है, तपस्या है पूरी। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ यार, मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ उस मामले में। मेरे लिए मतलब आई वर्शिप माय वर्क एंड पीपल हु हैव वर्कड विद मी दे कैन वाउच फॉर इट। अच्छा, ये तो खैर ये बात हो गई, पर कई बार ऐसा होता है ना कि दूल्हा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपने परफॉर्म किया, आपको जो ब्रीफ दिया गया था, आपने देखा कि मैं अप टू द मार्क हूँ, पर फिर कोई तो फनी सा रीजन दे के कह दिया जाता है कि नहीं आप नहीं हो। तो कभी ऐसा हुआ फनी रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार भाई तेरे को नहीं लेना तू मत ले, ये मत बोल। कौन फनी रीजन आया होगा? मैं याद कर रहा हूँ, आई थिंक सबसे फनीएस्ट यही था कि या तो तुम हाइट में छोटे लग रहे हो साथ वाली लड़की से, या ज्यादा लंबे लग रहे हो, ऐसे इलॉजिकल रीजन। कोई ऐसा स्पेसिफिक फनी रीजन नहीं, ऐसा याद नहीं है। लाइक पीपल हैव बीन ब्रूटली ऑनेस्ट टू मी, ये वो ज्यादा फनी है कि कभी कभार आप थोड़ी ऑनेस्टी बचा के भी रख सकते हैं। पर क्या था सबसे ब्रूटल? क्या था? ब्रूटल यही था कि भाई तुम दिखते नहीं हो हीरो जैसे, ये भी बोला गया था। तो मैंने कहा अच्छा हीरो कैसे दिखते हैं, मुझे बता दीजिए।
यहाँ तो आपका एक ही स्ट्रक्चर है, हीरो ऐसे ही दिखता है। मेरा तो ये मानना है कि हर कहानी का अपना हीरो होता है और कभी तो कहानी में हीरो ही नहीं होता। मतलब मैं उस सब थॉट से आता था, पर मैं समझ गया था कि भाई व्हाट मेंटालिटी एम आई डीलिंग विद, बट उसने बहुत सिखाया यार। जब आप इतने, मैं वही बोलता हूँ एज एन एक्टर, एक तरफ आपको अपने इमोशंस को बिल्कुल स्लीव पर रख के चलना होता है, बिकॉज तभी आप एक्टर बन पाते हो, और दूसरी तरफ आपको कठोर दिल और मोटी चमड़ी भी होना आना चाहिए। वरना आप, मतलब ये ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, आप बताओ कि गर्मी में बर्फ पकड़ के चलने वाला हिसाब। एक्सपीरियंस वर्किंग विद एक्टर्स लाइक पीयूष, यू नो पीयूष जी एंड देन इला मैम। अच्छा, अब मैं दोनों का ही नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत अलग है एक दूसरे से। बिल्कुल ठीक है, इला मैम का प्रिपरेशन का तरीका अलग है, पीयूष जी का प्रिपरेशन का तरीका अलग है। सो आपका क्या एक्सपीरियंस था और क्या लर्निंग था विद पीयूष मिश्रा जी एंड फ्रॉम इला मैम? इला मैम के साथ साथ मैं के रैना सर का नाम भी जोड़ना चाहूंगा, बिकॉज वो दोनों मेरे लिए बिल्कुल दो। अच्छा, उनका प्रोसेस सेम है? सेम, दे वर्क एज अ यूनिट। ओके। तो वो मैम लिखती हैं और के सर डायरेक्ट करते हैं। Okay. तो इट्स अ वेरी को एग्जिस्टिंग टाइप का उनका फॉर्मेट है, इसलिए मैं अब, लेकिन पीयूष मिश्रा और इस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पीयूष सर के साथ मैंने जो प्लेस किए थे वहां उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था। यहाँ मैंने इला मैम के साथ स्टेज भी शेयर किया, तो दो अलग चीजें हैं। मैंने पीयूष सर के साथ स्टेज शेयर नहीं किया। ओके, बट एक्टिंग के क्राफ्ट की जब बात में तो कहीं ना कहीं से टिप्स तो आते होंगे ना दोनों से। 100%। बिकॉज इला मैम का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो शी वाज लाइक कि मैं थिएटर ही एंजॉय करती हूँ बेटा। अच्छा। हर, मैंने कहा प्रेफरेंस तो बोलती थिएटर, राइट। ये उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में मुझे कहा था। मैंने कहा था क्योंकि सिंगिंग भी एक है और मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में राजस्थानी फोक को एंटर कराने में इला जी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। आज भले उसे एक्नॉलेजमेंट मिले नहीं मिले, तो शी वाज लाइक कि फिर भी ये सब कुछ जो भी है, आई एम हैप्पी, बट आई विल बी मोर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ थिएटर। राइट। तो इसलिए मैंने वो पकड़ा। और पीयूष जी का ऐसा था कि पीयूष जी इज लाइक कि काम करो चाहे जो स्ट्रीम है। करेक्ट। तुम्हें अगर भीख मांगना है तो मांगो, आप स्ट्रीम की फिक्र क्यों कर रहे हो, आपको तो काम ही करना है। तो ये दोनों बहुत अलग अलग चीज थी, तो इसलिए मैंने वो पूछा। इन दोनों में समानताएं भी हैं जो मैंने पकड़ी, बिकॉज यू चूज टू टेक द बेस्ट फ्रॉम एवरीवन। तो पीयूष जी से मैंने जो लिया वो है उनका डिसिप्लिन ऑफ रूटीन। हम लोग जब उस साथ थिएटर करते थे तो आके पहले अनिवार्य था सबको 30 मिनट फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, बॉडी को पूरा खोलना, वार्म अप, पूरा वार्म अप, इतना कि पसीने जब तक ना निकल जाए। उसके बाद रियाज होता था, हारमोनियम पर बैठकर पूरी ग्रुप एक साथ रियाज करती थी आवाज का, और बाकायदा आधे घंटे का वो, तो 1-1.25 घंटे तो हम सिर्फ अपने शरीर, गले और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को रेडी करते थे, फिर हम 4 घंटा रिहर्सल करते थे। तो वो जो मुझे वहां से मिला ना, वो आज तक मैं करता हूँ, बिकॉज कितना जरूरी है बॉडी का गर्म होना परफॉर्मेंस के लिए, अपनी आवाज का रियाज किया हुआ होना, ये मैंने पीयूष जी से सीखा है। और वो हद पैशनेट आदमी, मतलब मैं भगत सिंह जी का एक नाटक उनके साथ कर रहा था, 6 महीने का वो प्रोसेस था, एंड आई कांट टेल यू, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो 6 महीना दिमाग में क्रांतिकारी बन गया था, क्योंकि वो इतना बिलीव करते हैं, इतना, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे उनसे बात करते हुए, उनके ब्रीफ। अरे वहां उनकी एक्टिंग बहुत इमोशन बेस्ड है, मतलब टेक्निक से ज्यादा ना इमोशन बेस्ड है, और हमने उनकी सारी जितनी परफॉर्मेंसेज है उनमें देखा है। तो उनके साथ वो जो 6 महीने का प्रोसेस था, मैं ऑलमोस्ट क्रांतिकारी कैसा फील करते होंगे मैंने समझ लिया था, और वो कमाल का, मतलब एक रिबेल जगा दिया था उन्होंने हम सबके अंदर। तो वो पैशन, वो एनर्जी मैंने उनसे ली है। इला मैम ऑन दी अदर हैंड इज वेरी स्पॉन्टेनियस। हाँ, उनका इम्प्रोवाइजेशन लेवल थोड़ा अलग है। शी ऑपरेट्स ऑन अ डिफरेंट एनर्जी। मतलब वो जितना स्टेज पे कंफर्टेबल और जितना ये रहती है ना, वो वैसे ही स्टेट ऑफ माइंड में रहती है। तो मतलब बड़ा ऑपोजिट है वो एकदम। वो एकदम, मतलब अगर उनकी सीरियस परफॉर्मेंस भी है ना, उस सीरियस परफॉर्मेंस को भी एंजॉय तो करता ही है ना एक्टर, तभी देखने वाले को मजा आता है। तो वहां मैंने उनसे बहुत सारी चीजें, यार के सर से ऐसी ऐसी चीजों के बारे में, डिसिप्लिन। अब ये लोग आते हैं, अब्राहम अलकाजी साहब के दिनों, NHD की हम बात करें, तो मैंने इतनी बेसिक चीजें, मुकेश भाई मैं आपको बताऊं, जो आज तक मैं अपने साथ रखता हूं। कॉस्ट्यूम को वर्शिप करते हैं ये लोग आज भी, इतने ओल्ड स्कूल हैं।
पहले काम से लेकर आज भी ना वैनिटी वैन में मैं मुझसे मेरे अंदर के रहना ईला अरुण आ जाते हैं। जब कपड़े उतार के मैं छोड़ के मैं उन्हें बाकायदा फोल्ड करके तमीज से एक कोने में रख के जाता हूँ। ये नहीं कि पैकअप हो गया और ये फेंक के जूते यहाँ ये यहाँ। और ड्रेस ज़्यादा एक दो बार कई बार देख के वो मेरे को ऐसे देखते हैं कि क्यों कर रहे हो? इस दुनिया के तो नहीं लग रहे कि सर ये मेरा काम है। हाँ। नहीं, ये आपका काम होगा पर। और वाकई मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, मैं अपनी हर कॉस्ट्यूम को जब मेरे ग्रीन रूम में आती है, आई हैव अ स्मॉल prayer that I offer and then I wear it. That is the school of thought I come from. But don't you think the level of acting you're delivering, the way you are on set as an actor, as a lead actor of a show, जैसे आप जेस्चर में बात कर रहे हो, मिल रहे हो लोगों से, टीवी में उसको उतना वर्थ इट है, वो मिल रहा है, पीपल डू दे रिकग्नाइज एक्नॉलेज कि हाँ भाई ये कुछ अलग है? बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका मुकेश भाई। और मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स ना लोगों के हिसाब से सेट नहीं करते यार। मैं अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ूंगा ये सोचकर कि क्या इनकी वैल्यू हो रही है या नहीं। कुछ चीज़ें आप अपने लिए करते हो। मैं किसी को दिखाने के लिए, आज पहली बार मैंने किसी इंटरव्यू में अपनी बहुत पर्सनल चीज़ें मैंने शेयर की है अबाउट द कॉस्ट्यूम एंड ऑल दीज थिंग्स। ये सब मेरे अपने लिए है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, या इससे मुझे पर डे ज़्यादा नहीं मिलता। यू नो ये वो नहीं है। बिकॉज आई वर्शिप करने का मतलब ये है कि मैं पूछता हूँ अपने काम को, अपने स्पेस को, अपने ग्रीन रूम को, अपनी कॉस्ट्यूम को, वो मेरे लिए, वो मुझे डिफाइन करता है एज अ ह्यूमन बीइंग। और वो डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली वो ट्रांसलेट होता है और वो लोगों तक पहुंचती है चीज़, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो दुनिया उसे कैसे परसीव करे, इससे मैं अपने वैल्यूज को क्यों छोड़ूं, है ना। मेरा अपना आधे घंटे का रियाज है, वो मुझे करना है, लेकिन जब ऑडियंस में से कोई बोलता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या जब डायरेक्टर बोलता है कि यार तुमने अच्छा मॉड्यूलेट किया, वहाँ मेरी जीत हो जाती है। तो जो साधना की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे कोई भी हो, बनाया उनको उनकी साधना ने, और मैं बहुत बिलीव करता हूँ उसमें। हाँ, बहुत अर्बन और मॉडर्न माहौल में मैं उसे प्रोटेक्ट भी करके चलता हूँ, क्योंकि हर कोई समझ भी नहीं पाता इन सब चीज़ों को, यू नो। और जब कोई उसे डिसरिस्पेक्ट करता होगा तो बुरा भी लगता है। आज तक तो किसी ने नहीं की, इतनी ज़रूरत तो मैंने, मतलब इतना स्पेस कभी किसी को दिया ही नहीं। और मेरा ग्रीन रूम बहुत सीक्रेट स्पेस है। आप जितने भी लोग मेरे साथ काम किए हैं, वो जब मेरे कमरे में आते हैं तो बाकायदा एक, पता नहीं मैं क्यों ये सब बातें शेयर कर रहा हूँ, बहुत पर्सनल बातें हैं। मेरे ग्रीन रूम में हमेशा एक छोटा सा मंदिर बनाता हूँ मैं, सुबह और शाम की वहाँ धूप जलती है। और एक, क्योंकि मैं मानता हूँ यार 25-30 दिन आप एक जगह शूट करते हो महीने में, खासकर डेली सोप में 12-14 घंटे आप वहाँ स्पेंड करते हो, तो मेरे लिए तो मेरा वो कमरा घर होता है। तो जैसा मैं अपने घर को रखता हूँ, मैं वैसा अपने ग्रीन रूम को रखता हूँ। तो जैसे मेरे घर में हर कोई अलाउड नहीं है, आप अपने घर में हर किसी को नहीं बुलाते, ऐसे मेरे ग्रीन रूम में भी हर कोई नहीं आ सकता। तो डिसरिस्पेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। चलो देखो, मुझे कुछ नया पता चला ना। आई विल मेक श्योर कि मैं आपका अगला शो रहे तो मैं ग्रीन रूम का एक रन थ्रू तो बिल्कुल। अच्छा, टेल मी वन थिंग, कितना ज़्यादा पेनफुल लगता है तब जब एक एक्टर को पता होता है कि वो बेस्ट नहीं दिया है और एक हो सकता है, बट आगे से आ रहा है, अरे हो गया चलो टीवी में टाइम कम है, कितना पेनफुल होता है ये? स्टार्टिंग में तो स्टेटस वाइज जब शुरू किया था काम, तब तो हैसियत ही नहीं थी एक और टेक मांगने की। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, हाँ, स्टार्टिंग में तो हाँ। आप डायरेक्टर विल टेक द फाइनल कॉल, आज भी डायरेक्टर विल ओनली टेक द फाइनल कॉल, पर स्टार्टिंग में तो स्कोप ही नहीं होता था। तो तब मैं पंकज त्रिपाठी साहब की एक बात से बड़ा रिलेट कर पाता हूँ कि शुरुआत में जब आपको 3 बॉलें मिलती हैं ना खेलने के लिए, तो आप अपनी पूरी ताकत जो है उन 3 बॉलों में झोंक देते हो और आपको हर बॉल पे छक्का मारना ही होता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। साफ सीधी सी बात। उस पेस की बात मैं बाद में कर रहा हूँ कि भाई जहाँ आप बैठ के मॉनिटर देखते हो और डायरेक्टर बोलते हो नहीं एक और ये वो, तो मैं आज भी अपने आप को वैसे ही कंडक्ट करता हूँ कि भाई मुझे इसी में अपना बेस्ट देना है, अगला मिलेगा ही नहीं, ये मैं मान के चलता हूँ। भले ही स्कोप है, तो क्या है कि आप उतनी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जब आपकी होती है ना, तो आप ऑलमोस्ट अपने टोस्ट पे होते हो। आई लाइक टू वर्क लाइक दैट ओनली। तो फिर
एक बार को अगर किसी और फैक्टर की वजह से, किसी को एक्टर के डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से, या वैसे ही टेक्निकली अगर दोबारा करना ही पड़े या मांगना पड़े, तब फिर मैं बोलता हूँ, और तब देन आई मेक श्योर कि मैं अपना दूसरा टेक ऐसा दूं जो पिछले वाले से इतना डिफरेंट हो कि कल को अगर मैं दूसरा मांगूं तो डायरेक्टर रेडी हो जाए। और ऐसा हुआ। ज़्यादा मत उड़ में भी एक सीन था बहुत इंपॉर्टेंट, जहां मैंने ऑन द स्पॉट एक रैप बनाया था। एक सीन हो चुका था, हाँ। एक सीन हमने शूट कर लिया था और सेटअप चेंज होने लगा। और मैंने कहा सर मैं भूल गया, मेरा कैरेक्टर तो रैपर है, मैं ये सेम डायलॉग पूरा रैप में करके दिखाता हूँ आपको। बोले एक टेक मिलेगा, बिकॉज अगेन वही टीवी वाला सेटअप, हॉल सेटअप शिफ्ट हो रहा था। उनका मुझे वो मौका देना भी बड़ी बात थी। राहिब सिद्दीकी हमारे डायरेक्टर थे। मैंने कहा एक टेक मिलेगा। अब मैं आता हूँ भैया 10 साल की तैयारी से, जहां मुझे तो पता है एक ही टेक है मेरे पास। हाँ। तो क्योंकि थिएटर का यही है ना कि अब तो कर दिया खत्म। तो मैंने वो किया और एक टेक में वो रैप निकल के आया एंड एवरीबडी अपलॉडेड, और वहां मेरे लिए जीत होती है, वहां मेरा थिएटर जीतता है। तो पेन की आप बात करते कि हाउ पेनफुल इट इज, आई टेल यू व्हाट इज मोर पेनफुल फॉर मी ऑनेस्टली, जब डायरेक्टर बोले बहुत अच्छा था और मुझे फिर भी लगे कि यार मैं इससे अच्छा और कर सकता था। और मेरे डायरेक्टर्स थैंकफुली मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, मेरा चेहरा पढ़ लेते हैं, बोले भाई दे ले एक और, दे ले तो रात को नींद नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। भले ही आप पहला लगाओ, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना। मुझे रात को ये नहीं सोचना कि यार ये वाला बेस्ट हो सकता है। हाँ। और थिएटर में तो अगर किसी प्ले में कोई कमी रह जाए तो भाई अगले शो का वेट करने में तो मैं फड़फड़ा जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि भाई इसीलिए यहाँ दे डालो जो देना है। तो मतलब मैं ऑनेस्टली आई कम फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ माइंड कि भाई यू गॉट वन शॉट, कर लो जितना है दे दो, स्कोप छोड़ो ही मत। और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, पता है, जब मैं भगवान करे उस लेवल पे भी आ जाऊँ जहाँ इवन व्हेन आई हैव द पावर टू टेल द डायरेक्टर, आई विल स्टिल बी लाइक सर आपको अच्छा लगा, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, चलो आगे बढ़ो। कोई एस्पिरेशन है कि लाइक योर वाइफ इज अ पार्ट ऑफ टीवी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के शो का नंबर 1 शो अनुपमा में, आपका कोई ऐसा एस्पिरेशन है कि टीवी के इस प्रोड्यूसर के साथ रहूं या फिल्म में इस प्रोड्यूसर के साथ रहूं या काम करूं? कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोड्यूसर ऑनेस्टली मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं जिस भी प्रोड्यूसर के साथ काम करूँ वो मेरे साथ काम इसलिए करें कि वो मुझे एज एन एक्टर, एज ए पर्सन वैल्यू करते हैं। बस मैं वहाँ खुश हूँ, मैं सच में वहाँ खुश हूँ। मेरे एस्पिरेशन सच में सिर्फ इतना है कि मुझे अच्छी टीम के साथ अच्छा शो करने का मौका मिले एंड आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मेरे कोई ज़्यादा उस वहाँ पे ना फिर इफ एंड बट्स या डिमांड है नहीं आते बिल्कुल। अच्छा, कभी ऑडिशन के लिए जब आता है तो आपको पता होता है कि ऐसा ऐसा शो है, ऐसा ऐसा किरदार है, कोई ऐसा शो या कोई ऐसा किरदार जो आपको था कि हाँ ये बेस्ट है मेरे लिए, ये तो मुझे मिलना चाहिए, पर वो नहीं हो पाया? बहुत बार होता है यार। फिल्म में तो हुआ एक बार, फिल्म में भी हुआ, मैं मेन लीड के लिए फिल्म में जो है हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा फिल्म का, बट हुआ है कई बार, बहुत बार होता है। और आपको लगता है कि यार, एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि आप अपने आप को बेस्ट मानते हो, हर ऑडिशन में मुझे नहीं लगता, हर ऑडिशन में अपना बेस्ट देना एक बात है, लेकिन कुछ रोल्स में वाकई लगा है कि यार ये तो मैं किल कर दूंगा, मतलब ये मुझे मिल गया। तो मुझे याद है हाँ एक शो था, हमारी एकता मैम का शो था, नागिन के लिए मैंने एक बार एक ऑडिशन किया था। और वो नागिन का कौन सा सीजन था? एनी आइडिया? नहीं पता यार, 2 साल पहले की बात है, तो कौन सा सीजन रहा होगा, 2-3 साल पहले की बात है। ओके। और मुझे वो ऑडिशन करके इतना मजा आया था ना। अच्छा ये भी एक दिक्कत है मेरे साथ, मैं एक लेवल पे इतना डिटैच हो गया हूँ रिजल्ट से कि मुझे, अगर मेरे जो एक्टिंग गुरु हैं मेरे फादर, और मैं अपने लिए बहुत क्रिटिकल हूँ, अगर उस ऑडिशन में मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म कर दिया, हमको देख के लग रहा है कि भाई इससे ज़्यादा मैं कर सकता नहीं था, मैं कॉल का वेट भी नहीं करता। कॉल आना किस्मत ऊपर वाले के हाथ में। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब मुझे लगता है यार कि मैं बेस्ट दे नहीं पाया, या इन्होंने मुझे स्पेस नहीं दिया, या घर से जब सेल्फ टेस्ट करके आप भेजते हो तब आपके पास ये लग्जरी होती है कि मैं पूरा वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म से काम करता हूँ। और बाहर भी जाओ तो भी वो भी अपने आप में एक चैलेंज है कि भाई उस माहौल में जो है जैसा है बेस्ट करके निकल जाओ। तो माय पॉइंट इज कि गिवन द सर्कमस्टेंसेस, गिवन द सिचुएशन एंड द फैसिलिटीज, कैन यू डू योर बेस्ट एंड लीव, दैट्स माय ओनली प्रायोरिटी। इसीलिए ये गुदवाया हुआ है हाथ पे, कर माय ओनली प्रायोरिटी इज टू डू माय बेस्ट। फिर एकता कपूर के ऑफिस से कॉल आया, नहीं आया? क्या नहीं आया यार, कॉल नहीं आया, मतलब रिजल्ट ही नहीं आया?
हाँ, रिजल्ट नहीं आया, मतलब क्या 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 बोलेंगे उसको, नहीं हुआ होगा, किसी और का हो गया होगा। तो कभी जानने की चाह थी कि किसका हुआ मैं देखूं? स्टार्टिंग में होता था। हाँ। स्टार्टिंग में होता था। अब मैं उतना उस चीज को टेंशन ही नहीं अच्छा, देता। नहीं आया कॉल तो आप छोड़ देते हो? अब मैं ऑडिशन के बाद ही छोड़ देता हूँ। अब मैं अच्छा। कॉल का इंतजार, बहुत रेयर होता है कि यार ये प्रोजेक्ट का कॉल बैक चाहिए, मतलब वो कुछ ऐसे होते हैं, बट अदरवाइज यहाँ ऑडिशन सेंड हुआ, सामने से ओके आया, यहाँ आप देखे निकले, बोले थैंक यू, खत्म, डिटैच। और ये मैं नवाज सर से सीखी हुआ। बोले मैं कोई फिल्म नहीं देखता अपनी, वो शॉट देखने का कोई शौक नहीं है। सेम वो जो थिएटर मेंटालिटी होती है, नवाज इज लाइक दैट कि मैं फर्क नहीं नहीं देखता। पड़ता, मतलब वो कलेक्शन तक तो छोड़ ही दो। मैं कह रहा हूँ वो ये कहते हैं अभी तक भी कि भाई मैंने टेक में जो महसूस किया मुझे पता है, मेरे लिए वो मैटर करता है। मैं भी उन्हीं पच्चीनों पे चलता हूँ कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया ना, उसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। पे स्केल और स्क्रीन टाइम मैटर करता है? बिल्कुल करता है यार, बिल्कुल करता है। I'd be lying if I would say that it doesn't matter. Unfortunately, I'll tell you why. It's a very good question you have asked, Mukesh bhai. Unfortunately, in our industry, the kind of and the level of respect that you get is directly proportional to the amount you are being paid. Paid, yeah. आप मानते हैं बात? हाँ हाँ, डेफिनेटली। And that breaks my heart. और वैनिटी की साइज भी मैटर करती है। बिल्कुल, वैनिटी की साइज से आपकी इज्जत मैटर करती है। When I was starting off, और मैं जितने घंटों के रियाज और मेहनत से आया था, और फिर वहाँ आपका जो ट्रीटमेंट आपको मिलता है उस हिसाब से, इसीलिए मुझे मैटर करने लगा है, पहले नहीं करता था, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो ट्रीटमेंट हैमर करता है। अब तो मैंने कई प्रोजेक्ट सर बजट की वजह से मना किए हैं कि मुझे पता है अगर आप इससे ज़्यादा मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, आप मेरी रिस्पेक्ट इतनी वैल्यूएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, जिससे मैं ओके नहीं हूँ। I am okay as an actor working in less budget, but I am not okay with you evaluating what kind of and what level of respect do I deserve based on the paycheck you are going to give me. That is the problem. अगर मुझे कहीं जेन्युइन पता है कि लोग जेन्युइन है, वाकई अच्छी कुछ फिल्म बना रहे हैं, पैसा नहीं है, मैं कर लेता हूँ। मैं फ्री में काम किया कई बार, एक दो बार, मैं वो टाइप का आदमी। अब नहीं, अब मुझे पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि आप अनफॉर्चुनेटली इज्जत तब करोगे। किस प्रोजेक्ट को मना किया हाल फिलहाल में? अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट आते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स और कहते हैं अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक तो मुझे बात समझ नहीं आती, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार शो तो पहले ही हमारा प्रोड्यूसर लॉस में बना रहा है। अरे यार मेरे को एक सिंपल सवाल पूछता हूँ मैं सिंपल, कोई मजबूरी है आपका शो बनाना? मैंने अभी कल रात को भी मुझे एक फिल्म के लिए किसी से बात चल रही थी, उन्होंने कहा वैसे ही बहुत टाइट बजट है और मत बनाओ। But this will land you in trouble, हाँ? नहीं, मत बनाओ उसका मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला। मैं बोला आपका बजट कंस्ट्रेंट है, तो मैं अपना स्टैंडर्ड थोड़ा ना गिरा लूंगा उस चक्कर में, क्योंकि उठाने में बहुत टाइम लगा है भाई। अनफॉर्चुनेटली आज भी पिछला बजट क्या था पूछा जाता है। अरे मैं रोज अपडेट हो रहा हूँ, कई अलग फैक्टर्स थे। और आप मुझे 6 महीने पहले के कीमत से आप ये करो क्यों? राइट, इट्स अ स्किल बेस्ड प्रोफेशन ना। और उन 6 महीनों में अगर मैंने ट्रेंड करके खुद को और भी ज्यादा इक्विप्ड कर लिया है तो वो तो चलो छोड़ ही दो। मैं कह रहा हूँ कि मतलब बहुत ही शॉर्ट साइटेड मुझे लगता है इवैल्यूएट करना। मैं समझता हूँ बजट्स की सारी चीजें एक अलग फैक्टर है, लेकिन हमारी बात शुरू हुई थी कि कितना मैटर करता है स्क्रीन टाइम और बजट। बजट सिर्फ इसीलिए अब मैटर करता है बिकॉज सीख लिया है द हार्ड वे कि जो आपने खुद बात बोली कि वैनिटी के साइज से अगर आप के हैंडशेक में वार्मथ में बदलाव आ रहा है ना यार, वो ठीक नहीं है। एंड सारे लोग ऐसे नहीं है बाय द वे, बट मोस्टली जहाँ ऐसा होता है देन इट ब्रेक्स माय हार्ट रियली दैट यू शुड रियली रिस्पेक्ट एन आर्टिस्ट फॉर द लेवल ऑफ क्राफ्ट दैट ही होल्ड्स एंड व्हाट ही ब्रिंग्स टू योर शो, एंड नॉट अबाउट इन विच एक्सपेंसिव कार ही और शी कम्स इन, हाउ एक्सपेंसिव क्लोथ्स they wear. And मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं लाइफ में भी ये खुद फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। I treat people only and only on one basis. How are they with other human beings and how honest are they to their jobs? ये मेरा एक सिंगल पैरामीटर है। मैं अभी किसी और से ही बात कर रहा था, मैंने बोला I have utmost respect for my maid दीदी जो घर में काम करती हैं, because वो इतनी सिंसियरिटी से काम करती हैं ना, इतनी सिंसियरिटी से, मेरे लिए वो है। और अगर आप बहुत बड़े स्टार हैं, मेरे को स्टार हैं, लेकिन आप अपने काम को लेके कंप्लेसेंट हैं, इतने ग्रेटफुल नहीं हैं आप उस पोजीशन को लेके जिस पर आप हैं, या आप लोगों को खराब ट्रीट करते हैं, मेरे लिए आपके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। सीक्रेट ऑफ शैलेदार में सई थामनकर और
राजीव के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, क्या देख के लगा ऑन दिस? हाँ देखो, मैंने तुरंत इसलिए पूछा क्योंकि मेरा इंटेंशन वही है। क्या है ना, मैं एक और चीज में बहुत विश्वास करता हूँ मुकेश भाई, दैट योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। हाँ, है ना, आप देखोगे इंसान ना जो दिल से वाकई चाहता है ना, वो उन लोगों में, उन जगहों पर, उन सेटअप्स में खुद को पा लेता है। क्योंकि आप जो सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो आप चाहते हो ना, वैसा हो जाता है। अब इस बात का जवाब दूं तो ये दोनों लोग, आज मैं ये जरूरत कर सकता हूँ बोलने की कि ये मेरे दोस्त हैं, इतने बड़े स्टार्स जिनको मैंने देखा है। क्यों? दे ऑपरेट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। एक दिन मुझे नहीं लगा राजीव खंडेलवाल के साथ काम करके किया। 2 दशक से ऊपर हो गए हैं, वो इतने बड़े स्टार हैं। सही तामनकर, अब तो शी इज रूलिंग द हिंदी स्पेस ऑल्सो बैक टू बैक। तो मैं तो वहाँ अपने आप को कुछ मान के ही नहीं चल रहा था, और मैं रेयरली कभी कुछ खुद को दिमाग में रख के चलता हूँ। थिएटर से आते हुए तो आप बस ऐसे होते हो कि हाँ भाई क्या करना है, क्या करना है, बाकी सारी चीज़ तो ठीक है। Correct. These 2 people were also so honest, so passionate about their style of working and the way they treated not only me, everybody on set, and सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे डायरेक्टर जो कैप्टन होता है ना शिप का, ही तो वेरी ग्राउंडेड। मैंने उनसे भी इंटरव्यू किया है, ये तो वेरी चिल्ड। आप समझो ना यार, तो जब आप कहते हैं ना यार, अ टीम इज एज गुड एज हिज लीडर, जो वैल्यूज और जिस तरीके से गांव का सरपंच होता है, पूरा गांव उसी आइडियोलॉजी पे चलता है। तो हमारे जो फिल्म सेट के गांव पे जब अगर डायरेक्टर साहब और राजीव जो मेन जिन्हें कंधों पर शो है सही, जब ये लोग ही इतना हम्बल होकर चलते हैं, तो इट ऑटोमेटिकली सेट्स अ टोन फॉर अदर पीपल। करेक्ट, आप समझ रहे हो? सो वर्किंग विद दीज टू वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, एंड द डायरेक्टर ही वाज सो इंक्लूसिव, ही वुड टेक इनपुट्स, ही वुड डिस्कस, नेवर कि मैं डायरेक्टर हूँ ये और वो। एंड राजीव भाई वुड ऑल्सो वर्क सो क्लोजली एंड इंटेंटली, एंड बिल्कुल ही गेव मी सो मच स्पेस है। मतलब मेरा, आपने कोई सीरीज देखी है पता नहीं, तो एक पूरा पैरेलल ट्रैक है मेरा उनके साथ। लाइक हम 3 हैं जो हैं, बहुत मजा आया। एंड मैंने इतना सीखा ना इन लोगों से। सी देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर हु दे आर। वो फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। करेक्ट। अच्छा चलिए ये बताइए मुझे कि कभी किसी ने ये एहसास दिलाया है that I am more experienced than you? हाँ, किसी भी सेट पर बिल्कुल होते हैं ऐसे लोग यार। चाय का मग, कॉफी मग लेकर आ रहे हैं, 3-4 लोग आसपास आ रहे हैं। अरे आई हैव बीन अराउंड पीपल जिन्होंने, कैसा लगा था वो देख के? कैसा लगा था? अचंभा हुआ मुझे, इनका जरूरत क्या है करने की। मतलब बिकॉज आई टेल यू व्हाट, जब एक आदमी वाकई रिस्पेक्टेबल होता है ना, तो उसे कमांड करने की जरूरत नहीं होती। मैंने ये सीखा है बचपन में। पापा ने छोटा एग्जांपल दिया था कि जो ऐसे तन के चलता है कि देखो मैं राजा हूं, उसको उसके आगे लोगों को झुकने का मन भी नहीं करता। व्हाई इज मिस्टर शाहरुख खान कॉल्ड द किंग? बिकॉज ही ट्रीट्स पीपल लाइक किंग। ये लोग भूल जाते हैं। हैव यू एवर सीन हिम बिहेविंग इन अ वे दैट ही इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दैट ही इज अ किंग? पूरी दुनिया उनके लिए वर्ड यूज करती है। क्यों? कभी किसी ने सोचा है? बिकॉज ही नेवर ट्राइज टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज द किंग। ही गिव्स एवरीबडी सो मच रिस्पेक्ट, दैट मेक्स यू। सैनफोर्ड माइजनर की एक्टिंग में टेक्निक है, पता है? इसी लाइन मैं बता रहा हूं आपको कि 2 तरीके किंग फील करने के, और किंग का एग्जांपल पे ही है। किंग फील करने पे 2 चीजें थी कि एक तो है कि आप खुद राजा महसूस करो और कमरे में घुसो, एक ये कि आप बस चल के आओ और लोग आपके आगे, तो आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाएगी। सिमिलरली मैंने शाहरुख खान साहब का एग्जांपल क्यों दिया और रिलेट कर रहा हूँ आपकी उस बात से, जो लोग, उनको यार दिखाना पड़ता है कि हाँ हम हैं, तो वही चीजें करते हैं। जो होता है उसे दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो रहा हूं मैं ऐसे मौकों पे, और मैंने वहां सिर्फ यही सीखा है कि यार जब मैं इनके सो कॉल्ड लेवल पे होऊंगा ना, ये तो नहीं करना। Some people teach you what not to do more than what you should do, and I think those lessons are the more valuable lessons than others. कि यार ये तो नहीं करना। कुछ देख रहे हो आजकल? कोई टीवी शो, कोई फिल्म? मैं सूट्स देख रहा हूँ आजकल, बार बार देखता रहता हूँ मैं। आई हैव अ हैबिट ऑफ वाचिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो सूट्स करके एक, अनुपमा नहीं देखते? अनुपमा तो देखना ही है, वो तो देखना ही है ऑफ कोर्स। वो तो मैं घर में भी देखता हूँ, टीवी पे भी देखता हूँ। वो तो देख ही रहा हूँ, बढ़िया है। कैसा लगता है अपने वाइफ को स्क्रीन पर देखकर? यार बड़ी प्राउड फीलिंग, बहुत प्राउड फीलिंग आती है। आई नो हर सिंस शी वाज 19 years old,
तो मैंने उसे ग्रो होते हुए देखा है। ये बचपन का प्यार है ये guys? बचपन का प्यार है। Wow. बचपन मतलब बॉम्बे के बचपन का। She was 19, I was 22 when we met, and I have seen her grow यार, and I have मतलब the fact that we bonded was I actually saw so much potential in her, और मैं उस potential का fan हो गया, and I made her realize, मैं बोला तुमको आइडिया नहीं है, हमारे अंदर कितना है। and she was very subtle about it. एक होता है इसे कामयाबी के बाद आप उनसे अट्रैक्ट हाँ। होते हो, but there was something about her that really told me that she's a great human being and she's going to make it big, and my belief in her was the reason for her to fall for me. So now, coming to your answer, when I see her on screen and perform so well and get so much love, not just from the audience, again we both operate the same thing, from the crew, and she's loved from the entire crew. It's a beautiful feeling. It just reassures your faith in all these beliefs जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. बहुत अच्छी फीलिंग होती है और बहुत सुंदर लगती है मुझे वो स्क्रीन पे. Is that the reason कि आपका नाम किसी एक्ट्रेस के साथ आज तक जुड़ा नहीं, शिपिंग नहीं हुई? Is that the reason कि आपने वो लाइन हमेशा ड्रॉ रखी है और आपका इंटरेस्ट और आपका दिल तो कहीं और था? हाँ मतलब यार जब आप छुपाते ही नहीं हो हाँ। ये इस बारे में, मेरे हर सेट पे मिलोनी आती थी, मेरा हर प्ले देखने मिलोनी आती। सेट वाली लैंग्वेज तो बाद में आई है ना, पहले तो हम थिएटर वाले थे, थिएटर थे, तो हर नाटक देखने वो आती थी, मेरे लिए ताली बजाने वाली वो हमेशा कांस्टेंट रही है। तो फिर जब मैं किसी भी सेट पे होता हूँ या कहीं भी होता हूँ तो इट्स लाइक शी इज अ पार्ट ऑफ मी, तो कभी वो छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना कभी मन किया। तो जब लोगों को पता होता है एंड व्हेन दे सी कि यू नो हाउ मच आई एम इनटू हर टचवुड, तो देन देयर इज नो स्कोप ओनली ऑफ एनीथिंग, देन ऑटोमेटिकली अगर किसी और की साइड से भी वो कुछ होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बिकॉज दे नो यार ही इज अनअवेलेबल। पर आपको पता चलता होगा ना कि सामने वाला तो हाँ बिल्कुल हिट यार, कर रहा है। इंसान है, पता लग जाता है, बहुत नेचुरल चीज है, पता लग जाता है। अच्छा, कभी मिले हो राजन शाही से या उस क्रू से थ्रू योर वाइफ कभी? अभी इनफैक्ट मैं दिल्ली में था जब रूपाली मैम की बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ उन्होंने मुझे बहुत प्यार से इनवाइट किया था। इट वाज वेरी वेरी काइंड ऑफ मैं जा नहीं पाया, मैं दिल्ली गया हुआ था, वरना वहाँ पूरी टीम से मिलना हो जाता। हाँ। अच्छा मौका था। कुछ लोगों से मिला हूँ, आई मेट सम ऑफ द एक्टर्स फ्रॉम द शो, नॉट द एंटायर क्रू। आई विल गो टू द सेट समडे वेरी सून। चलो आखिरी सवाल पूछूंगा, इतना वक्त दे दिया फिटर्निटी को, आए तो होंगे बिग बॉस वाले, खतरों के खिलाड़ी वाले? यार अब तक तो नहीं आए सच में। क्या बात करें? हाँ, क्योंकि आपने कंट्रोवर्सी नहीं की। हाँ मतलब कह सकते हैं तो जाओगे करने अब का तक तो इच्छा नहीं। है, मन है? यार किस मेरे लाइफ के किस मोमेंट पे वो आएगा ना ऑफर, आई विल बी ट्रू टू दैट फीलिंग। जैसे अभी आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा हाँ यार मैं कर भी सकता हूँ, बट आई डोंट नो मे बी when I'm approached, what space of mind, what space of life am I in, for example. तो वो मैटर करता है, इसलिए मैं अभी सुपरफिशियल जवाब दूं उसका कोई मतलब नहीं है। मैं करना चाहता हूँ, yes, I'll be honest, बट जब आएगा क्या तब मैं उस फेज में होऊंगा करने के या नहीं, क्या पता मैं अपने फादरहुड जर्नी को एंजॉय करता हाँ, रहूंगा। तब तो मैं बोलूंगा भाई सबसे बड़े खतरों के खिलाड़ी तो हम यही बन रहे हैं तो पहले ये जीत ले। लड़ते हो आप लोग, लड़ते हो? अब तो बहुत कम हो गया है, टचवुड, पर वो दोस्ती वाली लड़ाई होती है। थैंकफुली हम लोग ना वो पति पत्नी वाले टिपिकल उसमें नहीं गए हैं। अच्छा, हम दोस्तों की तरह रहते हैं अभी भी, तो वो दोस्तों वाली लड़ाई होती है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग शी इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, बहुत अलग इंसान है वो मौके देती नहीं है लड़ने की। जब भी लड़ाई होती है ना तो मुझे रियलाइज हो जाता है कि यार ये मैंने ही गलती की। तो भाई ये ऐसे पति भी होते हैं क्या? तो मैं मान लेता हूँ कि शी इज अ वेरी रेयर सोल। आप जब कभी उनसे बात करोगे ना, जब मौका लगेगा, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग। वो अलग दुनिया की है सच में, तो मैं बहुत खुश रहता हूँ उसके साथ। चलो ठीक है, कैसा लगा गौरव भाई? यार मुझे बहुत मजा आ रहा है, एंड मैं ना इंटरव्यू को इंटरव्यू तरह लेता हूँ, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे। और ऐसी ही तो बातें होती हैं जब दोस्त भी बैठते हैं तो फिर रात के 3, 4, 5 बज जाते हैं, तो वही वाले जोन में हूँ मैं। आपको भी महसूस हुआ होगा एंड जस्ट मुझे तो अच्छा लगा बात करके। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम रिफ्रेश्ड। थैंक यू सो मच भाई।